हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार और कितने प्रकार की संख्याएं होती है। तो पहली जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जिनसे वस्तुओं की गणना की जाए, मतलब जिनसे वस्तुएं गिनी जा सकती है उन्हें प्राकृत संख्या कहेंगे। और प्राकृत संख्या सारी धनात्मक होगी और एक जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। और प्राकृत संख्याओं के जो उदाहरण होंगे वो हो जाएंगे एक से अनंत तक के, जो जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके, इसे कहेंगे प्राकृत संख्या। दूसरी संख्या की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम कह दें कि n से इसे प्रदर्शित किया जाएगा। कहने का मतलब n इक्वल्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये संख्याएं होती है। दूसरा देखते हैं, शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता है। नोट करना इस बात को फ्रेंड्स। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिस प्रकार प्राकृत संख्या हमने पढ़ी, प्राकृत संख्या में एक से लेके अनंत तक की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे एक ज़ीरो और ऐड कर दें, तो ज़ीरो को और सम्मिलित कर दें और ज़ीरो से लेके अनंत तक की बात करें तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वो है डब्ल्यू से इसे प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को इस तरीके से एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इधर सारी नेगेटिव टर्म्स आ जाएगी, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। इधर सारे नेगेटिव नंबर्स, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो इस तरीके से यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट, इधर से ज़ीरो और इधर से सारे नेगेटिव टर्म्स और इधर सारी पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर? और तो यहाँ हम इसे डिनोट किससे करें? इससे डिनोट किया जाएगा आई के साथ। तो आई अगर प्लस हो तो हम उसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और अगर आई माइनस हो तो हम उसे कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो आई माइनस को हम दर्शाएंगे -1, -2, -3, -4 और -5 के साथ, और इसे दर्शाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 के साथ। आगे की बात करते हैं। तो अगर शून्य को देखें तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है बेटा, है ना। तो शून्य जो है ना तो धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक। अगली बात कर लें। अगली बात यह है कि सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे मैंने कहा 24, तो 24 में अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये इजीली 12 से जो है आराम से हमारे पास विभाजन हो जाता है इसका। पर अगर मैं कहूँ कि 27 में इसे डिवाइड किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, और हमेशा अगर पूर्णतया विभाजित का मतलब है कि शेषफल हमेशा 0 आए। आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे विषम संख्या देख लें। विषम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। जैसे अभी मैंने कहा था 27, तो बेटा यहाँ पे 27 एक विषम संख्या होगी। अगली बात कर लें भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि 12, तो 12 किस किस टेबल में आता है? 2 की में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है ना। तो इस तरीके से इस 12 को गुणज के रूप में लिखना और इनके गुणज या फिर इनके गुणनखंड बनाना। और ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक से ज़्यादा हो या फिर कम से कम एक और गुणनखंड हो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। और उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि 4, 12, 16 और 21। तो 4 की बात करें तो 4 के दो हो जाएगा, है ना। दो एक अलग से 2 गुणनखंड हो जाएगा। 12 का मैंने बता ही दिया, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 16 का क्या हो जाएगा? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसके बाद 8 हो सकता है ना। 21 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरीके से। अगली बात कर लें तो भाज्य संख्याएं सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, यह तो हमने पहले ही बता दिया। अभाज्य संख्याएं, अब जो भाज्य संख्याएं होगी उनसे हटके अभाज्य संख्याएं होगी। जैसे हमने उसमें कहा था कि स्वयं के अलावा और गुणनखंड बने, पर यहाँ पे कोई और अतिरिक्त गुणनखंड ना बने तो उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। एक से भाग जाए उसका और स्वयं के अतिरिक्त और किसी का भाग ना जाए तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। क्लियर? तो इस तरीके से हम कहेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, इस तरीके से हम हमारी अभाज्य संख्याओं को लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगली बात कर लें। अगली बात ये परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्या जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जिन्हें किसके फॉर्म में लिखा जाए दोस्तों, p बाई क्यू के फॉर्म में। और p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने से वो कौन सी संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। तो किस तरीके से परिमेय संख्या बनेगी ज़रा देख ले। तो 3/5, 7/9 है ना, और 7/8, इस तरीके की संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होगी। और यहाँ बात कर ले, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब पूर्णांक संख्या भी हमने पढ़ा था कि धनात्मक संख्याओं को अगर पूर्ण संख्या में सम्मिलित कर लिया जाए तो हम उसे क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, हम उसे कह देंगे कि ये पूर्णांक संख्या है। और जैसे मैंने कहा -7/8, -9/7, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उन्हें भी हम परिमेय संख्या मानते हैं। आगे की बात कर लें। आगे की संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सके, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न रूप में ना लिख सकते, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कैसी कैसी संख्याएं होती है वो, जैसे पाई का मान स्टेबल नहीं होता है फ्रेंड्स, है ना। √2 का मान भी स्टेबल नहीं होता है, √5, √7, और ये जितने भी जो रूट वाली संख्याएं हैं उन्हें हम कहेंगे कि एक अपरिमेय संख्या होगी। अगली बात करें वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इतनी सी बात नहीं है इसमें, वास्तविक संख्याओं का मतलब है कि एक ऐसा एक चार्ट बनेगा इसमें कि इधर आपकी अपरिमेय संख्याएं आ जाएगी बेटा, और इधर आपकी परिमेय संख्याएं आ जाएगी। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं में आपकी प्राकृत संख्या भी आ गई बेटा, आपकी प्राकृत संख्या भी आ गई, आपकी पूर्ण संख्या भी आ गई, आपकी पूर्णांक संख्याएं भी आ गई। तो ये तीनों मिलके परिमेय संख्या बनी, है ना, और तीनों प्लस इधर अपरिमेय संख्या, तो इन सारी चीज़ों को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ज़रा देखें यहाँ पे 22/7, पाई, √2, √3, 21/5, इन सभी को हमने क्या कहा है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा, r से। किससे प्रदर्शित किया जाता है, r से।